सुना है काफी शानदार फार्म हाउस है उस्मान के मामू का। शहर से बिल्कुल हटके कोई आबादी नहीं, बल्कि उस तरफ बहुत पुरसकून माहौल है। मुझे तो उस्मान बोल रहा था कि एक हफ्ते के लिए फार्म हाउस चला जा और भाभी के साथ एंजॉय कर। मैंने बोला तुम्हारी भाभी को ये एक हफ्ता भी महीनों पर मबनी लग रहा होगा। अरकम गाड़ी ड्राइव करता हुआ शरारत से बोला। उसकी बात पर रुबाब के लबों पर मुस्कान आ गई। शादी की सालगिरह है कल हमारी, तो एक दिन का स्टे करके हमें वापस आ जाना चाहिए। ये तो आप जनाब का इसरार है एक हफ्ते का, रुबाब मुंह बना के बोली। उसकी बात पर अरकम हंसने लगा। मैं जानता था, तभी मैंने बोला वो एक हफ्ते पर इतनी मुश्किल से राजी हुई है। जी तो और क्या, अब आप बताएं, इतनी दूर आबादी से हट के एक इतने बड़े फार्म हाउस में खाली दो लोग क्या मजा आएगा। जानती हो रुबाब, मैं इस शादी की पहली सालगिरह को बहुत खूबसूरत तरीके से यादगार बनाना चाहता हूँ। अरकम के मोहब्बत से कहने पर रुबाब मुस्कुराती। कितनी देर है फार्म हाउस आने में? रुबाब बेचैनी से बोली। बस थोड़ा सा दूर है, आने वाला है। अरकम के दोस्त उस्मान के मामू ने ये फार्म हाउस कुछ माह पहले ही बनाया था और अब अरकम अपनी बीवी के साथ इस फार्म हाउस में जा रहा था। लो जी, आ गए हम। गाड़ी फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो चुकी थी। वाह ब्यूटीफुल। रुबाब गाड़ी से उतरते हुए सताइशी नजरों से फार्म हाउस को देखते हुए बोली। पत्थरों से बनी मसनूई आबशार जिन पर नन्हे मुन्ने बल्ब नस्ब थे, जो रोशन होकर उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। उससे थोड़े ही फासले पर एक बड़ा सा पूल था। पूल के अतराफ में लगी कलरफुल लाइट्स जो पूल के पानी पर पड़ के पानी को रंगीन कर रही थीं। पूल के बिल्कुल सामने ही बड़ा सा गार्डन था, जहाँ पर बेतहाशा दरख्त लगे हुए थे। गार्डन में पत्थर की बेंच जगह जगह रखी हुई थी और गार्डन के एक तरफ झूले लगे हुए थे। पूल के दाईं तरफ एक पतली सी राहदारी जा रही थी। वहाँ गोल सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो ऊपर की जानिब जा रही थी। ऊपर एक मास्टर बेडरूम था, उसके बराबर दो कमरे और थे। एक कमरे में सिंगल बेड और फ्लोर कुशन थे, जबकि दूसरे कमरे में टीवी और सोफे रखे हुए थे। उन कमरों के सामने एक छोटा सा बावर्ची खाना था। बेडरूम में बड़ा सा टेरेस था। इस टेरेस से नीचे फार्म हाउस का पूरा नजारा किया जा सकता था। क्या जगह है, रुबाब सीढ़ियां चढ़ती बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली। अरे तभी तो बोल रहा हूँ, 8-10 दिन यहीं रह जाते हैं। अरकम की शरारत से कहने पर वो हंसती। जी आपका बस चले ना तो सारी उम्र यहीं रह जाएं। हाँ तो इस पर भी सोचा जा सकता है ना रुबाब। खाना रास्ते में पार्सल करा लिया था। दोनों ने नीचे लॉन में बैठ के खाना खाया। खाने के बाद दोनों लॉन में चहलकदमी करते हुए बातें करने लगे। दोनों ही इस जगह आकर काफी खुश थे। क्या ख्याल है, अब ऊपर चले? अरकम रुबाब से बोला। बिल्कुल चले, रुबाब मुस्कुराते हुए बोली। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, फिलहाल तो मुझे बड़ी जबरदस्त नींद आ रही है। अरकम बेड को देखते हुए बोला और बेड पर लेट गया। वो भी इसके बराबर लेट कर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद थी कि आकर न दे। घड़ी में वक्त देखा जो रात के 12 बजा रही थी। अरकम सो चुका था और वो बेदिली से करवटें बदलने लगी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो उठ के बैठ गई और कमरे का दरवाजा खोलकर नीचे चली आई। रुबाब आहिस्तगी से गार्डन की जानिब बढ़ गई। आसमान पर चमकता चांद और टिमटिमाते तारे उसे हमेशा से ही बहुत पसंद थे। वो झूले में बैठ के चांदनी रातें गाना गुनगुनाने लगी कि थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कोई और भी गुनगुना रहा है। रुबाब गाते गाते रुक सी गई तो वो आवाज भी अचानक से रुक गई। रुबाब ने फिर गुनगुनाना शुरू किया। फिर कोई उसके साथ गाने लगा। वो कुछ घबरा सी गई और खामोशी से उतर के झूले से ऊपर की जानिब बढ़ गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे महसूस हुआ कि कोई और भी उसके साथ सीढ़ियां चढ़ रहा है। आहट पर पलट कर देखा तो कोई ना था। वो अपना वहम समझ के कमरे में आकर बेड पर लेट गई। सुबह उसकी आंख अरकम से पहले खुल गई। अरकम अभी तक बेखबर सो रहा था। वो बिखरे बालों को दोनों हाथों से समेट के उनका जूड़ा बना के नीचे चली आई। सुबह सवेरे गीली घास पर चलना उसे बेहद अच्छा लग रहा था। गीली घास पर चलते चलते रुबाब को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बालों को छुआ हो। रुबाब ने पलट कर देखा, मगर कोई ना था। काफी देर चलते रहने के बाद उसके पैर दुखने लगे तो वो ऊपर चली आई। अरे उठ गए आप? हाँ भाई, अभी उठा हूँ। चले मैं चाय ले आऊं? वो बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गई। चाय बनाते हुए 2 से 3 बार रुबाब को महसूस हुआ जैसे कोई बावर्ची खाने के सामने से तेजी से गुजरा हो। उसने बाहर आकर भी देखा, मगर कोई ना था। नाश्ता बना के वो वहीं बेडरूम में ले आई। नाश्ते के दौरान दोनों बातें करते रहे, फिर नीचे चले आए। बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। यार रुबाब, भूख लग रही है। अरकम के कहने पर उसे भी ख्याल आया कि वो दोपहर के लिए कुछ बना ले। इस गर्ज से वो ऊपर आ गई और बावर्ची खाने में खाना बनाने लगी। मैं भी तुम्हारी हेल्प करा दूं? अरकम की आवाज पर वो उछल गई। तोबा अरकम, आपने तो डरा दिया। उसके इस तरह से डर के उछलने पर वो भी हंस दिया और उसकी मदद कराने लगा कि रुबाब को अपना सेलफोन बजने की आवाज आई। वो सेल उठाने की गर्ज से बावर्ची खाने से बाहर आई कि सीढ़ी चढ़ते अरकम को देखकर वो साकित सी हो गई। यार कितनी देर है खाना पकाने में?
अरकम की बात पर वो फटी फटी आंखों से बावर्ची खाने की तरफ देखने लगी जहां अरकम खड़ा था। वहां अब कोई ना था। आप कहाँ थे? वो खौफ से अटकते हुए बोली। नीचे था। रुबाब की बात पर वो हैरानगी से बोला। फिर मेरे साथ कौन था? वो उसे बताते हुए रूहानसी हो गई। मेरा भूत होगा। वो जोर से हंसते हुए बोला। उसकी बात पर रुबाब के डर से आंसू निकल गए। अरे अरे, मजाक कर रहा था, तुम्हारा वहम होगा। वो उसे चुप कराते हुए बोला। नहीं अरकम, आपकी शक्ल में कोई था। वो बजिद थी। उसकी बात पर वो खामोश सा हो गया। रुबाब के दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। शाम में वो और अरकम टेरेस में खड़े बातें कर रहे थे कि अरकम के सेल पर कॉल आने लगी। वो बात करने अंदर चला गया। रुबाब दिलचस्पी से नीचे देखने लगी कि उसकी निगाह स्विमिंग पूल पर ठहर सी गई। पूल में बनते बुलबुलों को वो ताज्जुब से देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी में कोई है। वो तेजी से सीढ़ियां उतर के नीचे आई। मगरिब की अजानें हो चुकी थी। हर सू खामोशी का राज था। वो पूल के नजदीक आकर गौर से पानी को देखने लगी। उसे अपना पानी पर पड़ता अक्स साफ नजर आ रहा था कि अचानक रुबाब की आंखें खौफ से फैल गईं। उसे पानी में अपने बराबर किसी औरत का अक्स भी नजर आ रहा था। उसने तेजी से पलट के अपने बराबर देखा मगर वहां कोई ना था। रुबाब, ऊपर आ जाओ, टेरेस में खड़ा अरकम जोर से बोला। उसकी आवाज पर रुबाब चौंक कर उसे देखने लगी और अपने इतराफ में इर्द गिर्द खौफ से देखती हुई ऊपर की जानिब बढ़ गई। रात में रुबाब नीचे गाड़ी में रखा कुछ जरूरी सामान लेने आई। अभी वो ऊपर की जानिब बढ़ने ही वाली थी कि किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज पर वो बुरी तरह से उछल सी गई। वो आवाज के ताकुब में चलने लगी। ये आवाज गार्डन के एक हिस्से से आ रही थी। वो उस तरफ बढ़ गई। नीम के दरख्त के पास एक बच्चा घुटनों में मुंह दिए मुस्तकिल रो रहा था। अरे, ये बच्चा कहाँ से आ गया? वो सोचते हुए वहीं उस बच्चे के पास घुटनों के बल बैठ गई। बेटा, आप कौन हो और क्यों रो रहे हो? ऐसे रुबाब के पूछते ही उस बच्चे के रोने की रफ्तार में इजाफा हो गया। मगर अचानक से रुबाब की रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ गई। ये सोच के कि इन दोनों के अलावा तो इस फार्म हाउस पर कोई नहीं, तो ये बच्चा कहाँ से आया? रुबाब, क्या तुम यहाँ हो? अरकम की आवाज पर रुबाब पलटकर अपने पास आते अरकम को देखने लगी। अरकम, ये बच्चा? वो इशारा करते हुए बोली। कौन बच्चा? अरकम हैरानगी से बोला। रुबाब भी हैरत से उस जगह को देख रही थी जहां अब कोई नहीं था। यहाँ अरकम, अभी मैंने कोई बच्चा देखा है। कोई नहीं है रुबाब, चलो यहाँ आओ, वॉक करें। वो उसका हाथ पकड़ के गार्डन में चहलकदमी करने लगा। पता नहीं अरकम, मुझे महसूस हो रहा है कि इस फार्म हाउस में कुछ है। यार, तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। वो उसके ख्याल को झुटलाते हुए बोला और दोनों झूले में बैठ के बातें करने लगे। अरकम, पता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दिन में तुम्हारे रूप में किसी का मेरे साथ खाना पकवाना, फिर पानी में किसी औरत का अक्स नजर आना, और अब ये बच्चा। और पढ़ो ड्राउनी कहानियां और देखो ऐसी मूवीज जो दिमाग पर सवार हो गई हैं तुम्हारे। अरकम हंसते हुए बोला। नहीं अरकम, यकीन करो, मैंने खुद देखा। अच्छा बाबा, देखा होगा, अब कोई और बात करो। हम यहाँ ये मालूम थोड़ी करने आए हैं कि इस फार्म हाउस में कुछ है या नहीं। हम तो एंजॉय करने आए हैं ना। अरकम की बात पर वो खामोश सी हो गई। अब चुप क्यों हो गई हो? वो उसको चुप देख के बोला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अरकम कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। वो रूहानसी होती उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली। काफी देर बाद वो दोनों ऊपर आ गई और टीवी देखने लगे, और न जाने कब उस कमरे में टीवी देखते हुए उन दोनों की आंख लग गई। रात के किसी पहर अरकम की आंख खुली तो उसे कमरे के बाहर खड़ी रुबाब नजर आ गई। वो भी उठ के उसके पास आ गया। क्या हुआ रुबाब, यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं अरकम, नींद नहीं आ रही। रुबाब मुस्कुराते हुए बोली। मुझे उठा देना था ना। अरकम, चलो नीचे चलते हैं। रुबाब सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोली और अरकम भी उसके पीछे जाने लगा। अरकम, कहाँ जा रहे हैं आप? पीछे से आती रुबाब की आवाज पर वो बुरी तरह से उछला। अरकम ने तेजी से पलटकर सीढ़ियों की जानिब देखा तो वहां अब कोई ना था। तुम कहाँ थी? वो हैरत ज़दा सा बोला। मैं तो वॉशरूम गई थी, अभी आपको नीचे जाता देखा तो हैरत हुई कि इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हैं। कहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। वो उसे टालते हुए बेडरूम में आ गया और बेड पर खामोशी से आंखें बंद करके लेट गया। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल के देखा तो रुबाब सो चुकी थी। अरकम को अब लग रहा था रुबाब ठीक बोल रही है, इस फार्म हाउस में कुछ है। अगर मैं उसके साथ चल देता, पर वो थी कौन? यही सोचते सोचते अरकम की आंख लग गई। सुबह वो उठा तो सारी बातों को जहन से झटक के रुबाब के साथ नाश्ता किया और फिर दोनों नीचे आ गए। वो स्विमिंग पूल की जानिब भड़ गया और स्विमिंग करने लगा। आ जाओ, वो पूल के पास कुर्सी पर बैठी रुबाब को देखते हुए बोला। नहीं नहीं, अभी इतनी सुबह नहीं, दिन में ठीक है। अभी तो पानी देख के ही सर्दी लग रही है। रुबाब झुरझुरी लेते हुए बोली। अरकम को उसके झुरझुरी लेने पर हंसी आ गई। अब तो चलो स्विमिंग पूल में रुबाब, शाम हो गई है।
रुबाब टेरेस में खड़ी चिप्स खा रही थी जब उसके पास अरकम आते हुए बोला, हाँ चले अब चलते हैं, मैं चेंज कर लूँ जरा। वो चेंज करके उसके साथ नीचे पूल में आ गई। वो उसका हाथ पकड़ के पूल में उतर गई। ठंडे पानी की लहर रुबाब के जिस्म से टकराई तो उसके जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई। उफ अरकम, इतना यख पानी है। सुबह आपको मना कर दिया तो अभी मना नहीं कर पाई, वरना मेरा जरा दिल नहीं था। हाँ बहुत सर्द है ना पानी। अरकम की आवाज पर वो चौंक के उसे देखने लगी कि उसकी आवाज भी पानी जैसी ही सर्द मालूम हो रही थी। अभी वो गौर ही कर रही थी कि अरकम ने उसका सर पकड़ के पानी के अंदर कर दिया। रुबाब पूरी तरह से मचल रही थी। पानी उसके नाक मुंह में जा रहा था। बहुत मुश्किल से रुबाब अपना सर अरकम के हाथों की गिरफ्त से छुड़ा पाई। वो पूरी तरह से खांसते हुए गुस्से से अरकम को देखने लगी, मगर ये क्या, अरकम के बजाय वहां उसके साथ एक मकरू चेहरे का आदमी था। दहशत से रुबाब की आंखें फट गई। वो तेजी से चीखती हुई पूल से बाहर निकलने लगी, मगर पानी में मौजूद आदमी ने उसकी टांगे पकड़ ली। रुबाब बुरी तरह से चीखते हुए अरकम को आवाजें देने लगी। अचानक उस मखलूक की गिरफ्त ढीली पड़ी तो वो गार्डन में नजर आते अरकम के पीछे भागी। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा था रुबाब। मौत के मुंह से निकल के आ रही हूँ अरकम, अब मुझे जरा यहाँ नहीं रहना, अभी चलो यहीं से वापस। रुबाब रोते हुए उसे सब कुछ बताने लगी। मगर रुबाब, हम अभी कैसे निकलेंगे? सुबह ही निकल सकते हैं ना। मैं कुछ नहीं जानती अरकम, हमें अभी चलना है। रुबाब रोते हुए बजिद थी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? बोला ना सुबह निकल जाएंगे। वो सख्ती से बोला। रुबाब रोती हुई ऊपर की जानिब बढ़ गई। अरकम परेशान वहीं गार्डन में बेंच पर बैठ गया। उसे अपने रुबाब से इस तरह बोलने पर पशेमानी थी। काफी देर तक वो वहां बैठा रहा, फिर ऊपर जाने के लिए खड़ा होने लगा कि उसकी नजर थोड़े फासले पर झूले की जानिब उठी, जहां पर एक बच्चा झूले पर बैठा था और पास एक औरत खड़ी उसे झूला झुला रही थी। अरकम खौफजदा होता तेजी से ऊपर की जानिब भागा और बेडरूम में आ गया, जहां रुबाब आईने के सामने खड़ी बाल बना रही थी। माफ कर दो यार रुबाब, वो रुबाब का हाथ पकड़ते हुए बोला। मैं जानता हूँ इधर कुछ है, पर हमारा रात के वक्त निकलना मुनासिब नहीं। बस मैं तुम्हें यही समझा रहा था। कुछ बोलोगी नहीं क्या? अरकम रुबाब को चुप देखकर बोला और हाथ से उसके बाल संवारने लगा। मगर जैसे ही शीशे में उसकी नजर पड़ी तो वो हवास वाख्ता सा हो गया। सामने एक मकरू सूरत की औरत खड़ी थी। वो घबरा के अपना हाथ उसके मकरू हाथ से छुड़ाने लगा, मगर उसके हाथ की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अरकम बमुश्किल उससे हाथ छुड़ाकर बेडरूम का दरवाजा खोलकर तेज रफ्तारी से सीढ़ियों की जानिब भागा। उसे सीढ़ियां चढ़ती रुबाब नजर आ गई। रुबाब, हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना चाहिए। तुम ठीक कह रही थी, भले कितनी भी रात हो, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो रुबाब का हाथ पकड़ के गाड़ी की जानिब बढ़ते हुए बोला। उसकी बात पर रुबाब उसके साथ जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। अरकम तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए फार्म हाउस से बाहर आ गया। शुक्र है अल्लाह का हम निकल गए वहां से। तुम ठीक कह रही थी यार, सॉरी मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी उस वक्त। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए बराबर बैठी रुबाब को देख के शर्मिंदगी से बोल रहा था। उसकी बात पर रुबाब ने हाँ में सर हिलाया और आंखें मूंद ली। क्या वक्त हो रहा होगा? वो सेलफोन उठा के वक्त देख रहा था कि अचानक उसके हाथों से सेलफोन रुबाब के पैरों में जाके गिरा। वो फोन उठाने के लिए झुकने ही लगा था कि उसकी नजर आईने पर पड़ी। सीट पर रुबाब नहीं, वही मकरू चेहरे की औरत थी। अरकम का सांस खौफ से उसके सीने में अटक गया। उसको लग रहा था वो बहुत बुरा फंस चुका है, मगर इस वक्त उसका कुछ भी बोलना उसे नुकसान पहुंचा सकता था। उसने एक नजर बराबर डाली। वो आंखें बंद किए हुए थी। वैसे देखने में तो वो रुबाब ही लगती थी, लेकिन आईने में उसकी असल खौफनाक शक्ल नजर आ रही थी। अरकम फैसला कर चुका था कि अब उसे क्या करना है। उसने खामोशी से गाड़ी फार्म हाउस की जानिब मोड़ ली, जहां उसकी बीवी मुश्किल में गिरफ्तार थी। गाड़ी एक झटके से फार्म हाउस में जाकर रुकी। क्या हुआ? हम यहाँ वापस क्यों आ गए? मेरा कुछ सामान रह गया है रुबाब, मैं वो लाता हूँ। अरकम गाड़ी का गेट खोल के तेजी से उतरते हुए बोला। उसे पूल के पास ही जमीन पर निठाल पड़ी रुबाब नजर आ गई। रुबाब उठो, मैं आ गया हूँ। अरकम ने रुबाब का हाथ पकड़ के उसको उठाया। ये कहीं नहीं जाएगी, ये मेरी है। अचानक वहां सामने ही एक बदहैबत सूरत का आदमी नमूदार हुआ। मुझे बचा लो अरकम। रुबाब पर मुसलसल खौफ तारी था। तुम हिम्मत करो रुबाब। अरकम उसका हाथ पकड़ के गाड़ी की तरफ भागा, मगर वहां वही औरत खड़ी थी। फिर वो रुबाब को लेकर सीढ़ियों की तरफ ऊपर भागा। दोनों कमरे में बंद हो गए। हम बहुत बुरा फंस चुके हैं अरकम। रुबाब और अरकम पसीने में शराबूर थे। अचानक खौफ से कांपती रुबाब के दिमाग में बिजली का कूंदा लपका। उसने अरकम का हाथ पकड़ा और दोनों वॉशरूम में गए। वहां जाकर दोनों ने वुजू किया और बाहर आकर कुरानी आयात का बावाज़े बुलंद विर्द करने लगे। थोड़ी देर में पूरे फार्म हाउस में लगता था भूचाल आ गया। रोने चीखने की आवाजों ने वहशत तारी करती थी। जोर जोर से कुरानी आयात पढ़ती रुबाब पूरी तरह से उन वहशत ज़दा आवाजों पर लरज रही थी।
फजर के वक्त उन आवाज़ों का सिलसिला थमा तो वो दोनों खामोशी से नीचे आ गए और सहमे हुए कदमों से अपनी गाड़ी की जानिब बढ़े। गाड़ी में बैठते ही अरकम ने तेजी से गाड़ी वहां से निकाल ली। रुबाब बहुत निढाल थी, खौफ ने उसकी हालत गैर कर दी थी। अरकम को भी लग रहा था कि उनका बच के वहां से आना बहुत बड़ी बात है। उसने अपने मुलाजिम के हाथ अपने दोस्त उस्मान को फार्म हाउस की चाबी भिजवा दी थी। रुबाब कई हफ्तों तक बुखार में मुब्तला रही थी। अरकम का दोस्त उस्मान 1 माह बाद उसके घर में आया। यार तुम तो ऐसे पराए हुए फार्म हाउस से आने के बाद के मिले भी नहीं। उस्मान अरकम के साथ ड्राइंग रूम में बैठते हुए शिकवा करते हुए बोला। फार्म हाउस का नाम भी मत लेना, मुझे तो उसके नाम से ही नफरत हो रही है। अरकम उन भयानक लम्हों को याद करते हुए बोला। तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ था क्या अरकम? उस्मान चौंकते हुए बोला। तो क्या मतलब, किसी और के साथ भी कुछ हुआ था और तुमने ये सब जानते हुए भी हमें वहां भेज दिया? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। पिछले दिनों एक फैमिली वहां गई थी, उनके साथ बहुत भयानक वाकयात हुए। फिर उसके बाद जो फैमिली वहां गई थी वहां पर उनकी बेटी की मौत हो गई थी। तुम्हारा जब मुलाजिम मुझे फार्म हाउस की चाबी वापस करने के लिए आया तो मामू वहीं पर मौजूद थे और कहने लगे कि तुमने वहां उन्हें कैसे भेज दिया, मुझसे पूछ तो लिया होता। तभी मामू ने मुझे ये सारे वाकयात बताए। यार वो फार्म हाउस ठीक नहीं था, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। अगर पता होता तो तुम्हें कभी ना जाने देता। वहां पर जिन्नात का कबीला आबाद है। जो लोग भी वहां जाते हैं वो उनके हमशक्ल बन के उनको खौफजदा करते हैं, क्योंकि वो जिन्नात इंसानों की आमदोरफ्त से तंग हो रहे थे, इसलिए वो आने वालों को खौफजदा करके भगाने की करते हैं। अब मामू ने वो फार्म हाउस बंद कर दिया है। मामू कह रहे थे कि औरों की जान को नुकसान में नहीं पहुंचा सकता। अरकम अपने दोस्त उस्मान की बातें सुनने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि वो दोनों मियाँ बीवी उस हॉन्टेड फार्म हाउस से जिंदा सलामत बच के वापस आ गए।